जूनापुर का शेष महल आज दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा था। आधी रात होने को आई थी, लेकिन पूरा महल रोशनी में नहाया हुआ था। महल में शहनाई गूंज रही थी और हर ओर चहल पहल नजर आ रही थी। महल के बीचों बीच लाल गुलाबों से सजा एक मंडप लगा हुआ था, जहां पर गुलाबी जोड़े में घूंघट के पीछे एक दुल्हन अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में दूल्हा मंडप तक आया और दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ पर रखकर पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। एकाएक दूल्हे को एहसास हुआ कि उसके हाथों में तेज जलन हो रही है। वो जलन तेजी से बढ़ती ही जा रही थी और अगले कुछ सेकंड में दूल्हे के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी। विजय प्रताप ने दुल्हन के हाथ को झटककर जब अपने हाथों की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। विजय प्रताप के हाथों पर काला धब्बा बन गया था। ऐसा लगता था मानो उसने अंगारा अपनी मुट्ठी में दबा लिया हो। ये क्या मजाक है पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हाथ जल कैसे गया? दूल्हे की हाथों की ओर देखकर पंडित के माथे पर भी पसीना आ गया। पंडित ने महसूस किया कि घूंघट के उस ओर दुल्हन किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही है और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा है। हैरान होकर विजय प्रताप ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया, सामने का नजारा देखकर सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। राजकुमारी अंबा की आंखें खून की तरह लाल नजर आ रही थी। उसके पूरे माथे पर सिंदूर लगा था और दांत इतने काले दिखाई दे रहे थे मानो उसने कोयला चबा डाला हो। उसका हुलिया इतना भयावह था कि उसकी ओर देख पाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। ये कैसा अपशगुन है? हे प्रभु, ये कैसे संभव है? पंडित के इतना कहते ही अंबा ने किसी शैतान की तरह जोर से ठागा लगाया और अपना घूंघट उतारकर दूर फेंक दिया। शादी करेगा, खुशियां मनाओगे तुम लोग। देखते देखते फूलों से सजा महल आग की लपटों से घिर जाता है। शादी में आए मेहमान इधर उधर दौड़ने लगते हैं और अंबा अपने दांत बजाते हुए किसी जानवर की भांति उल्टी होकर अपने हाथ पैरों पर चलने लगती है और विजय प्रताप के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, अंबा बिजली की तेजी से मंडप के नजदीक आती है और हवन कुंड के पास रखा हुआ देसी घी का पूरा बर्तन अपने ऊपर उड़ेलकर हवन कुंड से लकड़ी उठाकर खुद को आग लगा देती है और फिर दौड़ते हुए विजय प्रताप को गले लगा लेती है। सबके लाख कोशिश करने के बाद भी वे अंबा और विजय प्रताप को बचा नहीं सके थे। अगले कुछ घंटों में पूरी हवेली किसी मुर्दा घर की तरह वीरान हो चुकी थी। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो बस मृत्यु का शोर था। ये सब उसी के श्राप का परिणाम है। एक के बाद एक तीनों शादियों में यही घटना हुई है। वो कभी इस हवेली में कोई शादी पूरी नहीं होने देगी। आप सबने देखा ना, उसने अंबा का क्या हाल किया था। हम आज ही ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। मनहूस है ये जगह। जीजाबाई के कहने पर पूरा परिवार वो हवेली छोड़कर अपनी पुरानी हवेली में लौट आया था, लेकिन मनहूसियत ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा टीकाराम के तीनों छोटे भाई विवाह मंडप में एक एक करके मारे गए थे। परिवार में अब सिर्फ उनका बेटा अगम्य और रानी जीजाबाई ही बचे थे। आज के दिन कितनी बार पढ़ चुके हो ये सब, फिर भी क्यों ये रोज रोज लेकर बैठ जाते हो?
बस पढ़कर ही खुश हो जाता हूँ कि कभी हमारे पूर्वजों के पास राजपाट था, महल थे, और आज मैं ऐसी हालत में पहुंच गया हूँ कि अपना खुद का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए आधी जिंदगी बीत गई है यार, एक घर तक नहीं बना पाया हूँ। क्या फायदा ऐसी लाइफ का? इससे तो अच्छा वही लोग थे ना जो बेशक अपनी जवानी में मारे गए, लेकिन राजाओं की तरह जिए तो सही। कम ऑन यार, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे लगता है तुम्हें अब अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए जाना ही चाहिए। 100 साल बीत गए हैं यार, इनफ इज इनफ। तुम नहीं समझोगी आरती, पापा कभी जूनागढ़ लौटने का साहस नहीं कर पाए। हमारे महल प्रॉपर्टी सब खत्म हो गया, बस एक शीश महल बाकी है, क्योंकि डर के मारे आज तक किसी ने उसके अंदर पांव रखने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। 10 साल हो गए हमारी शादी को। तुमने हमेशा सिर्फ यही बताया कि शीश महल शापित था और वहाँ पर किसी की भी शादी पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद तुम्हारे दादा दादी शीश महल को छोड़कर अपनी पुरानी हवेली में चले गए। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि आखिर वो शीश महल शापित हुआ कैसे? कुछ तो कहानी होगी ना? क्या दादा दादी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर शादी के बीच में दुल्हन के ऊपर किसका साया आता था? कौन था वो जो नहीं चाहता था कि हवेली में कोई भी शादी पूरी हो? तो तुम पूरी कहानी सुनना चाहती हो? तो फिर सुनो। फ्लैशबैक। महाराज, हमारे पास अपना राजमहल है, फिर ये नया महल किस लिए? ये महल मेरे प्यार की निशानी है रानी। इसका नाम होगा शीश महल। इसे मैं उपहार स्वरूप बनवा रहा हूं। राजा की बात सुनकर रानी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कुछ दिन बीत गए। महारानी जीजाबाई को उनकी एक विश्वास पात्र दासी ने आकर कान में कुछ बताया, जिसे सुनकर रानी तमतमा उठी। सोच लो, अगर ये खबर गलत निकली तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। जानती हो किस पर इल्जाम लगा रही हो? गुस्से में रानी अपने सैनिक लेकर शीश महल की ओर निकल पड़ी। शीश महल फूलों से सजा हुआ था। अंदर से पायल की छम छम सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर रानी को यकीन हो गया अंदर कोई स्त्री अवश्य है। रानी ने शयन कक्ष में पहुंचकर अंदर देखा। वहां एक स्त्री दुल्हन के लिबास में सजी हुई खड़ी थी। आहट पाकर वो स्त्री संभल कर खड़ी हो गई। आप आ गए राजन, आपने अपना वादा निभाया। आज हम दोनों एक हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कहा? मेरे पति के साथ विवाह करेगी तू? तेरा इतना साहस? तेरा वो हश्र होगा कि तेरी रूह भी इस हवेली का रुख करने से कांपेगी। रानी ने उस स्त्री को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आई। सैनिकों, इसके दुस्साहस की इसे ऐसी सजा दो कि आगे से कोई भी स्त्री महाराज के ऊपर नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। और हाँ, खबरदार जो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी कहा। हम यहाँ कभी आए ही नहीं, न हमने इसे देखा न कुछ किया। समझ गए? जी रानी साहिबा। रानी जीजाबाई ने महाराज की प्रेमिका सोना को उसकी शादी से पहले ही महल से गायब कर दिया था। इधर महाराज जब दूल्हे के वेश में शीश महल पहुंचे तो उन्हें वहां उनकी प्रेमिका सोना कहीं नजर नहीं आई। रानी के दबाव में शीश महल की चौकीदारी कर रहे सैनिकों ने महाराज से झूठ कह दिया कि सोना किसी पुरुष के साथ राज्य छोड़कर भाग चुकी है और गहने कीमती सामान अपने साथ ले गई है। महाराज को गहरा सदमा लगा था और इस समय महाराज के टूटे दिल को सहारा दिया रानी जीजाबाई ने। और इस मौके का फायदा उठाकर रानी ने महाराज के साथ अपने संबंध को सुधार लिया। राजा और रानी के जीवनों में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन राजा नहीं जानता था कि सोना के साथ रानी जीजाबाई ने आखिर किया क्या था। रानी ने सोना को शीश महल के ही पीछे के कमरे में जिंदा जला दिया था ताकि उसका नाम इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। जो लड़की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी
कुछ ही पलों के बाद उसकी जिंदा चिता जल गई थी। लेकिन सोना कभी शीश महल छोड़कर गई ही नहीं थी। उसकी अतृप्त आत्मा ने महल में कभी कोई शादी पूरी नहीं होने दी। और रानी राजा, उनका क्या हुआ? एक के बाद एक इतनी सारी अशुभ घटनाएं घटने के बाद महाराज ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ने के लिए दूर शहर भेज दिया और खुद शीश महल छोड़कर अपने पुराने महल में लौटा है। रानी जीजाबाई को तो यही लगा था कि शायद ऐसा करने से वो अपनी और अपने पति की जान बचाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि सोना की आत्मा शीश महल में कैद थी। लेकिन जब से वे लोग शीश महल छोड़कर आए थे, रानी जीजाबाई कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी थी। महाराज, आज मैंने सोचा कि आप बैठकर मेरा नृत्य देखें और मैं अपने हाथों से आपको जाम पिलाऊं। पिएंगे ना? कहीं भूल तो नहीं गए अपना अतीत? महाराज ने चौंक कर रानी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में मानो गर्म अंगारे सुलग रहे थे। चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ नीले दिखाई दे रहे थे। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा घबरा कर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। कौन हो तुम? तुम जीजाबाई नहीं हो सकते। जीजाबाई को तो शराब के स्पर्श से भी घृणा है। इतनी जल्दी भूल गए महाराज? क्या ये कैसी भाषा में बात कर रही हो? महारानी, ये तुम ही हो? क्या हुआ? आप चीखे क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। रात घिर आई थी। महाराज अपनी रानी के साथ अपने कमरे में सोए हुए थे। देर रात उन्हें कुछ अजीब व गरीब फुसफुसाहटें सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वो चौंक कर उठ बैठे। लेकिन उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। महारानी जीजाबाई दीवार से टेक लेकर जमीन में बैठी हुई थी और उनके कपड़े और बाल बुरी तरह से अव्यवस्थित नजर आ रहे थे। उनके हाथ में कैंची थी, जिससे वो अपनी उंगलियां काट काट कर फेंक रही थी और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। पूरा कमरा खून से लथपथ नजर आ रहा था। रानी के कपड़े और चेहरा भी खून में भीगा हुआ था। बीच बीच में वो डरावनी आवाज में रोती और फिर से कैंची से अपनी उंगली काट डालती। ये क्या कर रही हो? अरे हुआ क्या है तुम्हें? बस इतने से डर गए? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते तेरी रानी के साथ मैं और क्या क्या करने वाली हूँ। बहुत प्रेम है ना इससे तुझे? महाराज ने दौड़कर रानी के पास आने की कोशिश की तो उसने छुरा दिखाकर महाराज को रोक दिया। यहाँ आया तो इसका खेल खत्म। रानी ने कैंची से महाराज के सामने अपने सारे बाल कुतर डाले थे और फिर चाकू लेकर वो अपनी गर्दन को धीरे धीरे रेतने लगी। हमें बहुत दर्द हो रहा है महाराज, बचा लीजिए हमें। हमने ही आपकी प्रेमिका सोना को आपकी शादी के मंडप से गायब करवाया था। इतना ही नहीं, मैंने ही उसे जिंदा जलाया था। लेकिन मैंने ये सब इस महल की भलाई के लिए किया, आपकी भलाई के लिए किया। आप तो उसके प्रेम में अंधे हो गए थे, सब कुछ लुटाने को चले थे, लेकिन मैं सब कुछ मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती थी। हमारे बच्चे का भविष्य खत्म नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। आपने देखा ना, उसके जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन अब ये नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं अधूरी दुल्हन बन सकती थी, तो तू कैसे पूरी हो सकती है? रानी ने पास में रखी मिट्टी के तेल को पूरे कमरे में उड़ेला और फिर
आग लगा दी। राजा और रानी उस आग में जलकर खत्म हो गए और उसी दिन के बाद फिर कभी किसी ने शीश महल की ओर कदम तक नहीं बढ़ाया। अब तुम ही बताओ, जिस महल का अतीत इतना भयानक हो, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि मुझे उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए जाना चाहिए? वो हवेली एक डरावनी किताब की तरह है जिसे खोलने के बाद फिर बंद करना शायद हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तुम्हारा कहना ठीक है, हमें उस हवेली में कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ दरवाजों का ना खुलना ही बेहतर होता है।